नमस्कार, सीधी सट में आपका स्वागत है। आज सीधी सट में सीधी सट बातचीत के लिए हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री भंवरलाल शर्मा, जो कभी जनता दल में थे, फिर जनता दल तोड़कर उन्होंने शेखावत सरकार बचाई थी, इन दिनों कांग्रेस में है। लेकिन कांग्रेस में कब तक है कि शायद इनको खुद को भी अंदाज नहीं है, क्योंकि विवादित बयानों से इनका पुराना रिश्ता है। भंवरलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीधी सट में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कब तक बना रहूँगा नहीं बना रहूँगा वो आपको बताऊँगा। अच्छा, लोकसभा चुनाव में जो हार हुई थी कांग्रेस की, उस वक्त आपने एक बड़ा विवादित बयान दिया था। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हारी है। कांग्रेस उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पा रही जिस तरह की उम्मीद कांग्रेस के नेताओं को है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। देखिए सकता साहब, कुछ सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं। यूपी में एक तो समझौता है, टाइम पे वो चलता रहा, और एक पारिवारिक झगड़ा मुलायम सिंह जी का, शिवपाल जी का, और इनके मुलायम सिंह जी के मित्र अमर सिंह जी का, तो विवादास्पद बयान आए। और एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। मेरी समझ में यूपी में 4-5 मुख्यमंत्री थे। एक मुख्यमंत्री का आदेश कोई हुआ तो दूसरे दिन कैंसिल हुआ, एक मंत्री को निकाला तो दूसरे दिन वापस लेना पड़ा। इससे पब्लिक पे कोई अच्छा असर नहीं पड़ा। और मेरी समझ में कुछ हद तक कानून व्यवस्था की स्थिति आपके यूपी और पंजाब दोनों में मेरे विचार से खराब थी। पंजाब में लेकिन राहुल गांधी तो यूपी के उस लड़के के साथ बहुत जोर शोर से सवार हुए, उनकी साइकिल को लेकर के चल पड़े थे, हाथ का सहारा दिया उन्होंने। ऐसा है, साइकिल को लेकर चल पड़े जी। पहली जीत तो उनकी यहाँ तक हो गई कि साइकिल का निशान उनको मिल गया जी। पर सिर्फ निशान पे वोट नहीं मिलते। वोट क्षेत्रीय जो हालात होते हैं, क्षेत्र में जो पकड़ होती है, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे कारण ऐसे हो गए जिनकी वजह से लोगों को ये लग रहा था कि बाप बेटे लड़ रहे हैं, सपा टूट रही है। कुछ लोग परसेंटेज वाइज वोट उन्होंने ठीक लिए हैं, पर जो मोमडन वोट थे वो कुछ मायावती जी ले गई, कुछ इधर बट गए। आप क्या कहोगे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीएसपी हारी या मोदी जीते? ऐसा है, मेरी समझ में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प, क्या नाम, ट्रम्प, उनमें और मोदी जी में कोई अंतर नहीं है जी। उनके खिलाफ जो वातावरण बन रहा है, आने वाले समय में निश्चित तौर से मोदी जी के खिलाफ ऐसी बगावत होगी कि जितने ऊंचे चढ़े और जिससे सीढ़ी पे चढ़े उतनी जल्दी नीचे गिरेंगे। आपने अनुभव कह रहा है ये बात। आपने राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर के भी बोला था लोकसभा चुनाव के वक्त कि वो जोकरों की कंपनी के एमडी हैं। मेरा कहना यह है जी कि अभी भी राहुल जी कुछ परिपक्व हैं और जिम्मेवारी संभालने की स्थिति में है, पर हाईकमान के नाते मैं उनको, क्यों, उस पार्टी का मैं एमएलए हूं और मेंबर भी हूं, और आपने कहा कि कब तक बने रहेंगे, मैं यहीं रह के सुधार की व्यवस्था करूंगा और पार्टी को उच्च स्तर पर ले जाने की चेष्टा करूंगा। राष्ट्रवाद निलंबन ने आपको काफी चीजें समझा दी है। निलंबन नहीं, मेरे को देखिए, निलंबन एक का, मैं कोई सरकारी कर्मचारी तो हूं नहीं, एक कर्मचारी है तो उसको तो निलंबन का पनिशमेंट होता है। अब बीडी कल्ला जी को निलंबित किया था, बहुत सारे, उससे कोई राजनीतिक व्यक्ति के फर्क नहीं पड़ता। पर मैं एक कहना चाहता हूं कि बार बार जो स्टेटमेंट आ रहे हैं अखबार में कि राहुल जी नई टीम का गठन करेंगे, मैं नाम नहीं ले रहा, पर जब तक ये कुछ लोग बैठे हैं, मुझे व्यक्तिगत मैं उनको जानता हूं, जिनका कोई जनाधार नहीं है, सिर्फ कानाफूसी करके और दिल्ली में कुर्सियों पर जमे हुए बैठे थे। जब तक छंटनी नहीं होगी एआईसीसी में और प्रदेशों में, तो निश्चित तौर से कांग्रेस का ग्राफ मेरी समझ में ऊपर नहीं आएगा। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। ये विवाद लगता है वो कान के कच्चे हैं राहुल गांधी कान के कच्चे हैं क्या, क्योंकि कानाफूसी करते हैं वो? ऐसा है, वो कानाफूसी
उनके नहीं करते, वो कई सी बातें हैं। जी जो लोग बैठे हैं उनमें भी कई गुट है, कोई बने रहते हैं। अब एक दूसरे के खिलाफ वहां AICC में बैठे हैं, और जो मजबूत आदमी है, जो ग्रास रूट के आदमी है, उनको किसी भी प्रांत में हो, उनको ऊपर नहीं आने देते। और पैराशूटिया जो ऊपर से उतरते हैं ना, एक हवाई जहाज पैराशूट से उतरते हैं। पैराशूट वाले को लेकर ही आपका विवाद हुआ था उस वक्त भी, चूरू में लोकसभा का जो टिकट दिया था असम के एक नेता को देने दिया की था। बात थी। देखिए चूरू जैसी जगह में उसका जिक्र आते ही और आपने आपा खो दिया। हाँ, तो ऐसा है, मैं देखो बहुत आप सीधी, वो क्या कहते हैं, सीधी सवाल बात। ये आपका चैनल चालू होने से पहले जो ये चालू हुआ ना, उससे पहले मैं तो सीधी सवाल बात करता आया हूँ। मेरे जीवन में कभी कोई बात में छुपा के, मेरा आईना बिल्कुल खुला है। जिस समय टिकट दी थी जी वो हमारे जयनारायण जी पूनिया बीजेपी के MLA, उनका तो भतीजा, और बीजेपी का पोलिंग एजेंट इलेक्शन में, और अकाउंटिंग एजेंट, उसको कांग्रेस का टिकट देना, कांग्रेस के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे। आपने उस वक्त आरोप लगाया था कि आसाम के किसी नेता को टिकट बेची जा रही है। हाँ, आसाम के, देखिए मुझे बीजेपी की, मैं आप कहोगे तो मैं नाम ले दूंगा, पर नाम लेना उचित नहीं। बहुत बड़े आदमियों ने, अब मैं नाम भी ले सकता हूं, पर उसमें फायदा नहीं होगा। उस नाम पर हम चर्चा करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। आज सीधी सट में हमारे साथ हैं श्री भंवरलाल शर्मा। सीधी सट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं शेखावत सरकार में ट्रबल शूटर कहे जाने वाले भंवरलाल शर्मा। शर्मा जी, आप ट्रबल शूटर कहे जाते थे भैरव सिंह शेखावत सरकार के वक्त। जनता दल टूटा तब आपने सरकार बचाने में बड़ी भूमिका निभाई। उसके बाद शेखावत की सरकार गिराने के लिए भी आप सक्रिय हो गए थे। मैं वो सीधी सीधी बात करूंगा आपसे। देखिए, VP सिंह जी की सरकार थी केंद्र में, उन्होंने इस सरकार को निलंबित कर दिया। और उस समय की बात है, चिमन भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और नथी सिंह जी के घर पे हमारे वो नेता थे। मीटिंग हुई और चिमन भाई ने कहा कि भाई आप बात कर लो, और सबको ये मंत्री बना रहे हैं। तो मैं स्पष्टवादी आदमी, मैंने सबसे सही कहा, मैं तो भैरू सिंह जी के साथ हूं, भैरू सिंह जी सरकार बताऊंगा। मैं पहला व्यक्ति था। उसके बाद उमेश सिंह डीडवाना, वो तत्काल MLA थे, दिग्विजय सिंह। हाँ, हमने जनता दल D बनाया। अब दिग्विजय सिंह जी हमारे नेता थे। नेता बनाने का मतलब उस समय वो सीनियर मोस्ट थे, उनको नेता बनाया। हमारे नेताजी कभी तो पीछे खिसकते, कभी आगे बढ़ते। आपने उस सरकार को बचाया, शेखावत के सबसे करीबी रहे। बिल्कुल बाद बचाया। में आपने बगावत भी छेड़ दी उनके और खिलाफ। मेरे कहने से शेखावत साहब ने 18 मंत्री बनाए, और आपके देवी सिंह जी और राजेंद्र जी, उस समय का रिकॉर्ड देख लीजिए, आखिरी दिल्ली से आए। तो देवी सिंह जी को राज्य मंत्री बनाया, और इनको सचेतक, उप मुख्य सचेतक बनाया। हमारा कोई विवाद नहीं था। मैं 93 में चुनाव हार गया, तो शेखावत साहब ने कहा कि राजा खेड़ा की सीट खाली है, और राजा खेड़ा से तुम्हें उपचुनाव लड़ा देते हैं। और ये कहने भी मुझे संकोच नहीं है, माननीय मौजूदा मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी और इनकी बहन यशोधरा जी, दोनों त्रिपोलिया में राजमहल वहां ठहरी हुई थी। और शेखावत साहब ने फोन किया कि जाके मिल के आओ, और तुम्हारा टिकट पक्का है। मैंने प्रयत्न किया। मैंने मोहन प्रकाश जी, उस समय MLA नहीं थे, उनसे बात की। तो राजनीति में जो षड्यंत्र होता है, कोई लोधा खड़ा कर देंगे, कोई एक ब्राह्मण कर देंगे, ब्राह्मणों को वोट देंगे, स्थिति प्राय क्लियर हो गई। और देखिए, मैं न तो टिकट नहीं मिली इसलिए आपने बगावत की। वो बिल्कुल सही है, ये ऐसा है। मैं स्वाभिमानी आदमी हूं, या तो आनी ही बढ़नी चाहिए कि मरी हुई लाशें वो बर्दाश्त कर देती है। लेकिन ये कहते हैं कि भंवरलाल शर्मा जो है वो बागी है, मूलतः वो बगावत कर देते हैं किसी भी बात पर। नहीं, बगावत, देखिए जो सही बात हो उस पर बगावत नहीं करता। कहीं धोखेबाजी होती है, राजनीति में वचनबद्धता नहीं रहती है,
तो निश्चित तौर से एक स्वाभिमानी आदमी है, वो अपनी बात मनवाने के लिए तैयार रहता है। अच्छा, आपका टेम्परामेंट मैं लगातार देख रहा हूं पिछले 25 साल से, गुस्सा वैसा का वैसा है। आप 1992 में एक तहसीलदार को पीट देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपके नरेगा के एक जेईएन का एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें आप उससे गाली गलौज कर रहे हैं, गाली की भाषा में बात कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी तो नकली भ्रष्टाचार मेट रहे हैं, कागजों में मेट रहे हैं, भाषणों में मेट रहे हैं, और भंवरलाल शर्मा एक ऐसा आदमी है जो फील्ड में भ्रष्टाचार मेट रहा है। किसी भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं गाली होता। गलौज से, मारपीट से, मारपीट देखिए जो भी है वो संवैधानिक कार्रवाई होगी, पर जो व्यक्ति भ्रष्ट है, बदमाश है, पब्लिक को तंग करता है, उसको सांटा वांटा लगाने में कोई मेरे से अपराध नहीं है। ये सारा रिलीज होगा, मुझे भी पता है। ये ऑन रिकॉर्ड है। आप एक ऐसी चीज को रेखांकित कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है तो अपराध सुनिए, आईपीसी के अंतर्गत और सीआरपीसी के अंतर्गत जो कोई कार्रवाई होनी है उसके लिए मैं तैयार हूं। अभी आपने गाली गलौज की वापस, ये फरवरी की घटना है, जेईएन के साथ कोई गाली गलौज नहीं किया मैंने, ये हमारी आम भाषा है। मैंने कहा तू क्या शराब की बोतल ले आया क्या, बदमाश है, दारू रहा है। उस भाषा पर अपन नहीं जाएंगे क्योंकि वो बड़ी ऐसी भाषा है जिसको हम चला नहीं सकते। ऐसी भी नहीं, हमारे आम देखिए आम भाषा में बोला जाता है जो शब्द मैंने कहा है, वो कहो तो मैं दोबारा यहाँ बोल दूं, पर यहाँ बोलने में फायदा नहीं होगा। हाँ, उसको माफ करिए हमारे को। एक बात बताइए कि भंवरलाल शर्मा को गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि इस तरह से वो मारपीट पे उतर जाए, वो बगावत कर दें, वो गाली गलौज करें। भगवान परशुराम जी हुए हैं जी, वो हमेशा सत्य के लिए लड़ते थे, और कभी भी एक बात गलत अफवाह फैलाई जा रही है कि भगवान परशुराम क्षत्रियों के खिलाफ थे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आपके घर में एक फरसा लगा हुआ देखा है मैंने, जो परशुराम जी का प्रतीक है। एक नहीं 10 फरसे लगे हैं। उन फरसों पर बात करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भंवरलाल शर्मा से बातचीत जारी रहेगी, जिन्हें इलाके में बागी भंवरलाल के नाम से भी पहचाना जाता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अपने इलाके में बागी भंवरलाल कहे जाने वाले भंवरलाल शर्मा, जो कभी राजस्थान की राजनीति की दिशा को तय करते थे, इन दिनों अपने अंदाज में वहां की राजनीति को तय करते हैं। आपने जेतसी सर से सरपंच से आपने अपना कैरियर शुरू किया, उत्कर्ष तक पहुंचे, लेकिन जगह जगह किसी न किसी विवाद की वजह से आपको वापस पद खोना पड़ा, निलंबन झेलना पड़ा। निलंबन मेरा एक बार ही हुआ है अभी, और कभी निलंबन नहीं झेलना पड़ा। सरपंच के टाइम उस समय जहां भूखमरी थी और जोशी जी की सरकार थी, भयंकर अकाल था, तो मैंने सही स्टेटमेंट दे दिया पब्लिक की, वहां भूखमरी थी, तो सरपंच से मुझे निलंबित किया गया, और 7 दिन में कैरियर की शुरुआत ही निलंबन। हाँ, 7 दिन में फिर बहाल हो गया। देखिए सख्ताब साहब, मैं पहले सरपंच बना 1965 में, और उस समय मेरी आयु थी 20.5-21 साल, और अब उम्र है मेरी 72। 21.5 मेरा 52 साल का राजनीतिक अनुभव है। 52 साल के कैरियर में भी आपका गुस्सा वैसा का वैसा है। गुस्सा मैं मरूंगा जब तक वैसे सत्यता पर वैसा ही रहेगा, सत्य के साथ तो मैं आप मारपीट भी करेंगे, गाली गलौज भी करेंगे, चांटा भी मारेंगे। ऐसा है, ऐसा कोई विषय हुआ तो भ्रष्टाचार ऐसे नहीं रोकते। अब आज देखिए, भ्रष्टाचार रोकने का तरीका यह है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, तमाम एजेंसी है। अब एसीबी की मैं पूरा किसी पर आरोप नहीं लगाना चाह रहा। मेरे यहाँ एक एडिशनल एसपी थे जो वहाँ 100 रुपये ले लेते थे, वो आज एसीबी में है। इसलिए देखो, वो अपवाद हो सकता है इस तरह का। एक अपवाद जरूर नहीं, एक डीजी ईमानदार हो, आपके आईजी ईमानदार हो, डीआईजी ईमानदार हो, नीचे के स्टाफ में अगर वही गड़बड़ हो तो मैं सोचता हूँ न्याय नहीं मिल सकता। क्यों, पत्रावली जैसे चलती है वैसे ऊपर से जाके आ गया हो तो ऐसा कर दिया जाए, आ गया हो तो ऐसे कर दिया जाए। कुछ निर्दोष लोग भी मरते हैं और दोषी लोग भी मरने चाहिए। अच्छा, आपने लोकसभा चुनाव के वक्त बयान दिया था, बड़ी चर्चा हुई, उसकी वजह से आपका निलंबन भी हुआ, और उसके बाद में आपने संतुलित भाषा का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। उस वक्त आपने कहा था राहुल गांधी जोकरों की कंपनी की एमडी है। देखिए, आपके एक मेरे नहीं है जी, कितने ही राजनेताओं के बयान कुछ दे देते हैं और वो हाथों हाथ। अब उस सोच में बदलाव आया आपके? मेरे सोच में ये बदलाव आया है कि जब कभी भी
ये आपकी बीजेपी की सरकार जाएगी, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी की भी किसी समय 2 ही MP होते थे, तो हमारी संख्या तो ठीक है, हम 44-45 हैं। लेकिन वो 2 से वहां तक पहुंच गए। हाँ, तो 300 का। हम यहाँ से 300 आप नीचे आ रहे हैं। नीचे आ रहे हैं, ऊपर चले जाए, ये प्रकृति का नियम है, नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है। तो आप प्रकृति के भरोसे बैठे हैं कि जब कुदरत साथ देगी तब अपने आप चीजें ठीक होगी। देखिए, तकदीर खुद लिखा जाता है, खाली कुदरत के भरोसे होगे अगर आप बैठ जाओगे तो आप भी इस भ्रम में मत रहना। जो कर्म है, गीता में जो लिखा है, फल की आशा मत करो, अपने कर्म करते जाओ, इसलिए मैं कर्म कर रहा हूं। अच्छा, जो राजनीति जिस तरह से बदली है उसमें भंवरलाल शर्मा आप अपने आप को कहां फिट पाते हैं? मैं तो मौजूदा समय में देखिए संतुलन बना के चलता हूं। जो नई पीढ़ी है, ये तो लग ही रहा है संतुलन आप बना रहे हैं। क्योंकि पुराने समय में अब जोशी जी हमारे साथ थे, शीश राम जी हमारे साथ थे, भैरू सिंह जी साथ थे, और मैं किन नेताओं प्राय उनका सर्वनाश हो गया। पुरानी पीढ़ी के 2-4 लोग बचे हैं, 2-5 होंगे, और बाकी नए वाले मेरे साथ, मैं 6ठी बार MLA हूँ, आए हैं, कुछ हार जाते हैं, कुछ जीत जाते हैं। तो नई पीढ़ी के साथ संतुलन बनाना भी जरूरी है। देखिए, मेरा और आज मेरे बेटे की सोच में अंतर होगा, मेरे पोते की सोच में अंतर होगा, इसलिए युवा पीढ़ी का भी दिल जीतना और उनको समझाना बहुत जरूरी है। लेकिन कल गहलोत साहब ने कहा कि जो युवा पीढ़ी है उसको बुजुर्गों को भी साथ लेना चाहिए, पुरानी पीढ़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, पुरानी पीढ़ी के अनुभव का इस्तेमाल करना चाहिए। गहलोत साहब ने कहा, गलत नहीं कहा। अच्छा, 21 MLA हैं विधानसभा में, विपक्ष शायद उसकी वजह से कमजोर है, आपकी आवाज वहां पर उस तरह से नहीं सुनाई देती। देखिए, 21 नहीं है, एक तो आप संशोधन कर लीजिए, 24 है, 24 है। बस एक ही बात है, कोई 21 से फर्क नहीं पड़ता, 24 से। बिल्कुल 3 उपचुनाव के बाद में आए थे, और उपचुनाव अभी एक धौलपुर का होने वाला है, और वहां भी बीजेपी पूरा सत्ता का उपयोग करेगी, दुरुपयोग करेगी। नहीं, लेकिन यूपी में तो सत्ता नहीं थी, जगह जगह सत्ता नहीं थी, अगर उसके बावजूद आई, मणिपुर में बीजेपी ने सरकार बना ली। तो आसाम की सरकार गई है, आसाम की सरकार नहीं जाती, पहले थोड़ा अपने सोच लेते तो। और मणिपुर, गोवा, नागालैंड, अब गोवा तो हमारी 3 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जीती है। मेरी समझ में यहाँ धनबल का भी दुरुपयोग हुआ है, ये मैं खुला कह रहा हूँ, इस पर मेरे खिलाफ कोई केस रहे तो चलना चाहिए। अच्छा, आप एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक आपके विचारों में परिवर्तन हुआ है? निलंबन का असर भी हो सकता है। राहुल गांधी को जितना आप पहले सोचते थे उससे अब कितना बदलाव आया? मैं सोचता हूँ कुछ परिपक्व है, मेरे में भी आप कह रहे हैं बदलाव आया है पहले के बजाय। तो राहुल गांधी भी तो इंसान भी है, एक बड़ी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, तो उनमें भी निश्चित तौर से बदलाव आया है, उनके सोच में भी बदलाव आया है, और वो चाहते हैं कि देश के गरीब को और गाँव को किस प्रकार तरक्की मिले और इस देश में कांग्रेस कैसे मजबूत हो। तो ये थे भंवरलाल शर्मा, जो किसी जमाने में सरकार के संकट मोचक माने जाते थे, लेकिन अपने बयानों की वजह से अक्सर संकट पैदा भी करते थे। अगले सप्ताह सीधी सट में एक बार फिर किसी शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए और देखते रहिए ETV राजस्थान।